हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है आपका संगम काल। दो लेक्चर होंगे संगम काल पे। और संगम काल में हम पढ़ेंगे चेर राज्य, चोल राज्य और पांड्य राज्य। एक बार इसका मैप देख लेते हैं आप कि ये कहाँ है संगम काल, संगम साम्राज्य। कौन से इसमें राज्य है, मैंने बताया चेर, चोल और पांड्य। तो ये आपका चेर है, ये आपका चोल है और यहाँ पे आपका पांड्य है। ये तीन साम्राज्य हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप ऐप शिक्षा युग 2.0 से। और वीडियो को ना आप शेयर जरूर किया करें भाई। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं आपके लिए। आप यूपीएससी, एचसीएस या स्टेट पीसीएस कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ आपका बहुत सा कंटेंट यहीं से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ हमने एक बहुत अच्छा काम ये भी किया हुआ है कि मैपिंग की हुई है, मैप लगाए हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, आप अच्छे से समझ पाओ, मैप के माध्यम से समझ पाओ कि कौन सा साम्राज्य कहाँ तक था। मैप से ही आपको बेनिफिट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल कलरफुल है आपके लिए ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाओ। तो ये आज का अपना लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। भारत का संपूर्ण इतिहास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ऐप पे, ना इस पे यूट्यूब पे। और पीडीएफ है वो भी आपको ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अब बार बार कमेंट करके ये मत पूछा करो कि कहाँ मिलेंगे। ऐप शिक्षा युग 2.0 डाउनलोड कर लो भैया, वहां से मिलेंगी, कोई फी पे नहीं करनी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम संगम काल से। संगम का मतलब क्या होता है? दो चीजों का, तीन चीजों का मिलन, संगठन, यही तो होता है संगम। तो संगम के बारे में समझते हैं, संगम होता क्या दरअसल। तो संगम होता है कि तमिल संगम का यहां अर्थ दिया है कि संगम का अर्थ तमिल कवियों का संघ या परिषद अथवा गोष्ठी से है जिसे राज के संरक्षण प्राप्त होता था। इन्हीं कवियों द्वारा तमिल साहित्य को रचा गया जो संगम साहित्य के नाम से प्रचलित हुए। संगम का मतलब क्या होता है? मिलन है, संगठन है। दो चीज मिल जाती हैं, दो तीन चार पांच, वो संगम ही होता है। संगम आयोजन में तमिल कवि विद्वान एकत्रित होते थे। दरअसल इनको संगम काल क्यों बोला गया कि यहाँ पे जो तमिल कवि थे वो इकट्ठे होते थे एक संगठन में। और वहां पे फिर कुछ उनके जो उस समय के यहाँ ये जो चले थे ना, चेर, चोल, पांडे, इनके जो विवाद होते थे इनके विषय में भी लिखा गया है। कुछ कविताएं वगैरह इस विषय में कुछ ऐसा लिखा गया है। प्रत्येक कवि एवं लेखक अपनी रचनाओं को संगम के सामने यानी संगठन के सामने प्रस्तुत करते थे। उनकी स्वीकृति के बाद, जब उनको स्वीकृति मिल जाती, अथॉरिटी मिल जाती, तो उसके बाद किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। जैसे आप पढ़े लिखे हो, आप कोई बुक वगैरह लॉन्च करना चाहते हो तो आपको एक संगठन मान लेते हैं, संगठन में जाना पड़ेगा, आप अपने भावार्थ रखेंगे, वहां से आपको अनुमति मिल जाती है तो आप उस बुक को लॉन्च कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो। कुछ इसी प्रकार का था ये भी। संगम साहित्य से ही ज्ञात होता है कि ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। ये बात कई बार पूछी जाती है कि दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता का प्रचार किसने किया था। तो ये किया था अगस्त्य और कौंडिन्य ने। अगस्त्य और ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने ये किया था प्रचार दक्षिण भारत में। मैं मैप दिखा चुका हूं, एक बार मैं फिर बताऊंगा। तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। और वह युग जिसके विषय में इस साहित्य द्वारा रचित या द्वारा जानकारी प्राप्त होती है उसको संगम युग कहते हैं। तो संगम से आप समझ गए होंगे। सबसे जरूरी ये होता है कि इतिहास में आपको एक तो याद रखने के साथ साथ उसकी कहानी को समझना बहुत जरूरी होता है। जब कहानी को अच्छी तरह समझ जाओगे ना तभी आप याद कर पाओगे। ऐसे फैक्ट्स रट रट के एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। फैक्ट्स रटो जरूरी है, लेकिन उसकी कहानी को समझ के फिर फैक्ट्स रटोगे ना तो फिर मजा ही कुछ अलग है। बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। ये आपका देखते हैं संगम युग के दौरान ये मैप है। यहाँ का जो चोल साम्राज्य है, यहाँ जिसका शासन चलता है, यहाँ चेर है। अब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे इनका क्षेत्र कुछ मिला के यहाँ तक का मान लेते हैं हम, ये चोल क्षेत्र विकास कुछ बड़ा ही है। यहाँ पे ये चोल है तो ये चेर है, तो चेर की राजधानी ये है करुयूर। फिर इधर है
पांडे, पांडे की मदुरई है, तो ये पांडे हो गए, इनकी राजधानियां हैं। और एक इनके जो चिन्ह है, राज के चिन्ह है, चेर के राज के चिन्ह है धनुष का है, पांडे हैं इनका राज के चिन्ह मछली का है, और जो चोल है इनके राज के चिन्ह बाघ का है। इधर को बंगाल की खाड़ी पड़ती, इधर अरब सागर पड़ता है, अपना दक्षिण भारत है। मैप देख रहे हो आसानी से, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार फिर से आप देख सकते हो। जहां जहां जिस जिसकी चीज की जरूरत पड़ेगी हम एक बार फिर से मैप के माध्यम से इन बातों को अच्छे से समझ जाएंगे। अब चलते हैं भारत के, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम देखते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को तमिल प्रदेश कहा जाता है। यहाँ तुंगभद्रा नदी और ये जो पेनार, ये कृष्णा कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, तो ये जो यानी कि जो दक्षिण का क्षेत्र था ये तमिल, यहाँ पे वर्तमान में अब केरल है, यहाँ पे अब क्या है, तमिलनाडु है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते थे उस समय पे, तमिल क्षेत्र बोलते थे। तमिल क्षेत्र तिरुपति की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी के छोर तक विस्तृत था, यानी कि लास्ट पॉइंट तक विस्तृत था। यह बड़ी संख्या में कबीलियाई, जो कबीलों में लोग रहते थे, कबीलियाई समूह का संगठन था या उनमें विभक्त था। कबीले के सरदार की परंपरा वंशवादी थी, यानी कि जो परंपरा थी वो वंशवादी थी, जो कबीले का जो प्रधान है वो वंशवादी ही रहेगा, वंशवादी थी। संगम युग के दौरान तमिल क्षेत्र पर शासन करने वाले बड़े कबीलियाई सरदार थे। चोल जिनकी राजधानी उरैयूर थी, चेर की राजधानी वंजी थी, जिनको करुयूर भी बोला जाता है, करुयूर के निकट थी, और पांड्या जिनकी राजधानी मदुरै थी, पांड्या की राजधानी मदुरै थी। ये ध्यान रखना तीनों की राजधानियां कहां कहां पे थी उस दौरान इनकी राजधानियां थी। चोल थे इनकी तो उरैयूर थी, चेर थे इनकी वंजी थी, और जो पांड्या थे इनकी मदुरै थी। चोल, चेर और पांड्यों के बीच बार बार संघर्ष होते रहते थे, जिसके फलस्वरूप संगम कवियों के युद्ध आधारित कविताओं के सृजन की प्रेरणा मिली। संगम का तमिल क्षेत्र 5 टिनाइयों में विभक्त था, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में 5 टिनाइयों का मतलब 5 आर्थिक क्षेत्रों में विभक्त था, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है। नीचे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कौन से हुए हैं वंश, चेर, चोल, पांड्य, सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में हम यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। बहुत जरूरी और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। फिर पहले नंबर पे आता है कि ये जो संगठन होते थे, इस प्रकार 3 संगम हुए हैं इस दौरान, 3 सम्मेलन बोल सकते हो आप, आपकी समझ के लिए 3 संगम या 3 सम्मेलन या 3 बार इकट्ठे हुए हैं, और उनका लगातार कार्यकाल चलता रहा है, उनके बेस पे इन्होंने काम किया है। तो पहले संगम को हम पढ़ते हैं। पहला जो संगम है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संगम अथवा सम्मेलन के अंतर्गत तमिल कवि या विद्वान एकत्रित होते थे, आपको पता है, और अपनी रचनाएं संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। एक तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, कहां हुआ था, कहां हुआ था, तो आपको पता है मदुरै में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में था, ठीक है, अध्यक्षता की बात करें तो अगस्त्य ऋषि था, अगर अध्यक्षता की बात करें तो अगस्त्य ऋषि था। ये पूछता कई बार कहां हुआ था, मदुरै में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी। प्रथम संगत में सदस्यों की जो संख्या थी वो 549 थी, 549 थी। जो आपके लिए जो जरूरी फैक्ट्स है ना वो बिल्कुल पहले से हाईलाइट किए हुए हैं, बिल्कुल पहले से हाईलाइट किए, ताकि आप एक बार क्लास देखो और उसके बाद नोट्स रिवाइज कर सको अच्छे से। इस संगम में 4499 लेखकों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की तथा उन्हें प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही कंप्लीट हो गया था, बहुत लंबे समय तक चला था ये। तो जिसमें 4499 लेखकों ने अपनी प्रस्तुति की थी। प्रथम संगम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। कितने लंबे समय तक चला है, 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, यानी कि बहुत लंबा चला है। 4400 वर्षों तक चला भाई, 4400 वर्षों तक चला है पहला। प्रथम संगम में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ उनमें अकट्टियम, परिपदाल, मुदुनारे,
मुदु कुरुकु तथा कलरी आवेरे आदि प्रमुख थे। अब इनमें से कोई भी रचना अवेलेबल नहीं है, कोई भी रचना अब उपलब्ध नहीं है। अगर आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना होता है, ज्यादा तो याद नहीं रखने होते हैं, क्योंकि ज्यादा याद रहेंगे नहीं, इतना दिमाग पे प्रेशर हो जाएगा, फिर आगे और बातें याद नहीं रहेंगी। तो ये एक बार आपको क्या है कि मोटे तौर पे पढ़ लेना है, ताकि ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगा उसको, क्योंकि मेंस में तो लिखना नहीं होता है कुछ, प्री का ही मेथड है ये, प्री में ही आता है ये। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 4400 वर्षों तक चला है ये। इसमें 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण मिले हैं। 4499 लेखकों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया था इसमें। पहले में कुल मिला के 589 सदस्यों की संख्या थी। इसमें जो अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ है। कहाँ हुआ ये आपसे पूछ सकता है, द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम में हुआ। इस संगम की अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने की है। इस संगम की अध्यक्षता भी किसने की? अगस्त ऋषि ने की। इस संगम में 3700 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। इस संगम में 3700 रचनाओं को अपनी रचनाओं में प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की। द्वितीय संगम में 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ है। यह संगम अत्यधिक लंबी अवधि तक चला। इस संगम में संकलित साहित्यों में तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है तोलकापियम। क्या नाम है? तोलकापियम ही एकमात्र शेष है, बाकी और नहीं मिल रहे हैं। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त ऋषि के शिष्य हैं वोल्कापियर को दिया जाता है। अगस्त ऋषि के शिष्य वोल्कापियर को इसका श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखना कि ये ऐसे नहीं था कि आप एक दिन में कंप्लीट करके निकल लिए, और ऐसा भी नहीं था कि ये हजारों साल तो इन्होंने लिखा हुआ है। एक बार संगठन के बाद इनकी चर्चाएं चलती रही हैं, इन पे फिर काम होता रहा। तृतीय संगम है, तीसरा संगठन। तृतीय संगम का आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में ही हुआ है। पहला भी मदुरै में और तीसरा भी मदुरै में हुआ है। इस संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की है। अध्यक्षता की है नक्कीरर ने। ठीक है, अध्यक्षता नक्कीरर ने। कहा हुआ? मदुरै में। तृतीय संगम में 449 कवियों को उनकी रचना प्रकाशित करने की आज्ञा मिली। यह संगम 1850 वर्षों तक चलता रहा। तृतीय संगम में संकलित की गई रचनाएं वर्तमान में भी उपलब्ध हैं, उससे पहले वाली उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में भी उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या 49 है। तृतीय संगम को 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला। 49 पांड्य शासकों का संरक्षण मिला है। इस संगम द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं हैं नेदुथोके। अब ऐसे ऐसे नाम है, ये याद ही नहीं रहेंगे, बार बार याद करने से ना एक बार ऑप्शन देख के याद आते हैं। तो कुछ स्पेशल ही याद करके चलता है ना तो अलग बात है, नहीं तो नहीं, ये ऑप्शन देख के याद आते हैं। किसी की मेमोरी खास होती है, याद करने की कर सकता है, लेकिन इतना टाइम मत लगाओ। क्या है? नेदुथोके, कुरुथोके, नवीनई, एनकुरुनूर, पदीनुपुट्ट, नरित्रैवधु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिस और सित्रिस। बताओ, ऐसे ऐसे नाम हैं। आपने एक बार मोटा तौर पे इनको देख लेना, बाकी मैं नहीं कहता कि आप इतने नाम याद कर पाओ, किसी की कैपेसिटी है तो कर सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उपलब्ध तमिल ग्रंथ का संकलन इसी संगम में किया गया है। ये लिखने का ये मतलब ये होता है कि आप एक बार कंटेंट अच्छे से देख जाओ, अच्छे से समझ लो। मेरा पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप कहानी को समझ जाओ। कहानी के समझने के बाद बड़ा फायदा होता है कि एग्जाम में आपको कहानी याद है ना, डायरेक्ट ऑप्शन भी याद नहीं है, तब भी आप टिक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो सही। और जो सही कहानी का जो लेवल आएगा वो आपका प्राचीन भारत से कम है, मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत में ज्यादा है, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। फिर है चेर राज्य। नंबर 1 पे आता है चेर राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। चेर राज्य के बारे में हम पढ़ें। इसको पर्वतीय देश या केरल, जो वर्तमान में केरल है, वहां का क्षेत्र इनके कंट्रोल में, इनके अंदर होता था, इनके अंडर में होता था, तो इसलिए इनको पर्वतीय देश या केरल पुत्र भी इनको बोला जाता था। पांडवों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक बार उल्लेख प्राचीन वंश चेर का मिलता है।
इनको केरल पुत्र भी बोला जाता था। क्या? केरल पुत्र। किसमें? अशोक के अभिलेखों में वर्णित है केरल पुत्र। जो ये चेर हैं इनको अशोक के अभिलेखों में केरल पुत्र के नाम से वर्णित किया गया है। चेर राज्य आधुनिक कोंकण कोंकण तट, मालाबार तट क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर और कोच्चि तक विस्तृत था। यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र था कुछ यहाँ का इस प्रकार का, इसमें चेर राज्य थे, इसमें चेर थे। ये आप देख सकते हैं चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। धनुष यहाँ भी दिया है और हमने अलग से भी आपको दिखा दिया, ये धनुष होता है। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, उसमें ऐसे तीर वगैरह चलाते हैं ना वो, तो ये धनुष है, ये उनका प्रतीक था। मैंने प्रतीकों के बारे में पहले बताया था। क्षेत्र सबसे पहले जरूरी होता है कि क्षेत्र समझना। ये क्षेत्र चेर है, यहाँ पे पांडे हैं, यहाँ पे चोल हैं, तीनों बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, तो इनके विवाद तो चलते ही रहेंगे और इन्हीं विवादों को हम समझेंगे। पहले जो शासक होते हैं इनके महत्वपूर्ण शासक, जो शासकों की अगर मैं बात करूं तो पहले होते हैं उदयन जेरल। उदयन जेरल पहले शासक होते हैं। कौन? उदयन जेरल। उदयन जेरल क्या है? लगभग 130 ईस्वी में चेर शासकों का प्रथम राजा था। ऐसा माना जाता है कि उदयन जेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था, खाना खिलाया था। किसने? उदयन जेरल ने। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस दक्षिणी भारतीय शासक ने महाभारत में युद्ध करने वाले लोगों को या वीरों को भोजन खिलाया था। तो क्या था? उदयन जेरल ने। उदयन जेरल अधिराज की उपाधि धारण करता था। किसकी उपाधि? अधिराज की। ठीक है, ये उपाधि आना ये याद कर लेना एक बात। महाराजा अधिराज की किसने की थी? अधिराज की किसने की थी? विक्रमादित्य की किसने की थी? ऐसी उपाधि यहाँ भी एग्जाम में पूछता है। जो किसी समकालीन शासक पर विजय का प्रतीक था। अधिराज का मतलब था उस समय किसी दूसरे राजा पे, अधिराज यानी कि दूसरे राजा पे शासक, उसको विजय किया था। उदय जेनरल ने नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करवाया था। ये ना नियमित रूप से भोजन मतलब करवाता था आम जन को भी, इसलिए उन्होंने एक बड़ी रसोई भी बनाई हुई थी जिसका नाम था पाकशाला। पाकशाला भी बनवाई थी जहां से भोजन का पकवान हो और ये आम जन को भी वहां से खाना दे सके। फिर इसके बाद जिसका नंबर आता है नंबर 2 पे, ये है नेंदुजीरल आदन। नेंदुजीरल आदन ये क्या है? नेंदुजीरल आदन है लगभग 155 ईस्वी में एक प्रतापी शासक हुए हैं। इनके बीच में भी छोटे वगैरह कई बार आए हैं पर उनकी कोई ज्यादा व्याख्या नहीं मिलती है। तो ये दूसरे हुए हैं नेंदुजीरल, एक प्रतापी यानी कि बहुत सम्राट शासक हैं। ये एक अच्छे योद्धा हैं, एक अच्छे इनकी रणनीति है, एक मजबूत शासक हुए हैं। इसके द्वारा धारण किए गए उपाधियों में अधिराज है, दूसरी उपाधि इमियावरम है, हिमालय तक सीमा वाला, यानी कि इसका मतलब होता है इसने हिमालय की सीमा तक शासन किया है। इसने हिमालय की सीमा तक शासन किया है। अब इतिहास में एक बात मैं बोलूं तो कई बार कई चीजों का इतना बढ़ा चढ़ाकर भी वर्णन किया हुआ होता है। इससे आगे पढ़ते हैं। उसने समस्त भारत पर विजय किया। हिमालय तक सीमा पर राज करने वाला इमियम वरन, जिसका मतलब है हिमालय की सीमा तक शासन करने वाला। कौन? नेंदुजीरल आदन। नेंदुजीरल आदन इन्होंने कहां तक? ये जो क्षेत्र है यहां से सिर्फ यहां नहीं, पूरा का पूरा यानी कि आपका भारत आ जाएगा, पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया है। इससे नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो अगला पॉइंट है नेंदुजीरल ने मालाबार तट पर अपने किसी शत्रु को नौसैनिक युद्ध में हराया था तथा यवन व्यापारियों को बंदी बनाकर उनसे बहुत सारा धन भी लूटा था। मालाबार तट पर अपने शत्रु को नौसेना युद्ध में हराया और यवन जो व्यापारी थे उनसे खूब सारा धन भी इन्होंने लूटा। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे सेन गुदवन। चेर शासकों में सेन गुदवन लगभग 180 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध है। ये 100 ईस्वी में शासक बना। सेन गुदवन को लाल चेर कहा जाता है। लाल चेर किस शासक को कहा जाता है? लाल चेर कहा जाता है सेन गुदवन को लाल चेर कहा जाता है। यह एक वीर योद्धा और सेना नायक था। सेन गुदवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार कर गया।
यानी कि ये लड़ाई करते करते गंगा को भी पार कर गया था। यानी कि मैप तो हमने लगाया नहीं है पूरा का पूरा, तो यानी कि यहां से लड़ाई करते करते अपना जो गंगा क्षेत्र है यानी कि हिमालय तक भी ये कैंडिडेट पहुंच गया, ये राजा पहुंच गया लड़ाई करते हुए। इसके ही शासनकाल में पतिनी पूजा, पतिनी पूजा, अरे देखो भाई, एक आप बात बताओ, पतिनी पूजा को क्या समझते हो आप, समझते हो कुछ? अब समझ गए? पतिनी पूजा, वाइफ, पत्नी का मतलब, इसका पतिनी का मतलब था पत्नी। पतिनी पूजा होती थी यहाँ पे, पत्नी की पूजा होती थी। कब? इसी के शासन काल में, सेन गुदवन के शासन काल में पतिनी पूजा, पत्नी की भी पूजा होती थी। क्या करो, सौरग में जगह मिलेगी आपको। पत्नी की पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। बोलो भाई। और आज के समय में अगर कोई ऐसा काम कर लो, पत्नी की पूजा तो दूर के बात, पत्नी की दो बात मान लेना तो उसकी माता कहती, लड़के की माता ये तो जोरू का गुलाम है, हैं। और यहाँ देखो प्राचीन काल में पत्नी की पूजा होती थी। और अब कोई करेगा ना पत्नी की पूजा, पत्नी तो पता पता ही चल जाएगा आपको क्या होगा फिर अगले टाइम पे। हाँ इतना जरूर है, आपको सुकून काफी मिलेगा। फिर है इससे अगले शासक सही है। यह चेर वंश का अंतिम शासक हुआ है जिनका समय 210 ईस्वी था। इसके समकालीन पांड्य शासक नेडू नेडुजेरियन ने उसे पराजित किया। पांड्य के शासक थे नेडुजेलियन, नेडुजेलियल, नाम भी गजब गजब के हैं। और ये पांड्य शासक थे, इन्होंने इसको हरा दिया और चेर वंश थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये ना जो चेर चोल पांड्य ये खत्म नहीं हुए, एक बार फिर से उभर के आएंगे आगे चल के। फिर चलते हैं चोल राज्य पे। चोल राज्य अपना नंबर 2 पे चलते हैं भाई, चोल राज्य। चोल राज्य, जिस चोल का मतलब नया देश, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चोल का मतलब है नया देश, और वर्तमान में, वर्तमान का जो क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश, यानी कि यहां है चोल। ठीक है, इस साइड का शासक शासन क्षेत्र चोल। संगम काल के तीनों राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राज्य सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये प्राचीन भारत में है। एक बार मतलब ये 9वीं 10वीं सदी में फिर उभर के आता है ये राजेंद्र चोल द्वितीय वगैरह, ये मध्यकालीन भारत में फिर आते हैं। लेकिन ये पहले वाला शासन है, एक बार ये थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और जो बाद में उभर के आते हैं उनको फिर शाही चोल के नाम से हम पढ़ेंगे, शाही चोल के नाम से। तो यहां से देखते हैं, चोल राज्य पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य था। पेन्नार, ये पेन्नार और यहाँ कुछ वेल्लार नदियों के मध्य ये क्षेत्र था। यह पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में, पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में, पांड्य यहाँ पे हैं, इनका उत्तर ये है और इनका पूर्व ये है, इस क्षेत्र में थे ये। चोल राज्य चोल मंडलम या कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता था। ये कोंकण तट, ये कोरल मंडल तट, ठीक है, ये कोंकण और कोरल मंडल तट पे था ये। इसका मुख्य केंद्र उरैयूर था, मुख्य केंद्र था उरैयूर। उरैयूर, ये थोड़े से नाम ध्यान में रखना, उरैयूर, उरैयूर इनका मुख्य केंद्र था, उरैयूर, ये इनकी राजधानी रही उरैयूर। ये रहा उरैयूर। और कोई कलर है क्या भाई? सारे के सारे मैच हो जाते हैं इसमें तो, अलग कलर से बनाते हैं। उरैयूर, ये रहा उरैयूर, यहां था उरैयूर। सारे के सारे भाई थोड़ा है ही डार्क सा। चोल शासकों का जो राज की चिन्ह था वो ये बाघ था, बाघ। चोल राजकों का राज की चिन्ह क्या था? बाघ था। प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं चोल शासकों में? प्रमुख शासक देखते हैं। तो प्रमुख शासक में पहले नंबर पे काम नाम आता एलारा का। एलोरा मत पढ़ लेना, एलोरा की गुफाएं नहीं है, एलारा है, ये एलारा शासक है, एलारा। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय किया था, श्रीलंका पर विजय किया था। एलारा ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। एलारा ने कब, कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक एलारा ने शासन किया। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं करिकाल, करिकाल दूसरे नंबर पे आते हैं करिकाल चोल साम्राज्य में। संगमकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रतापी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा राजा है इसका। ये
इसका काल लगभग 190 ईस्वी तक 90 ईस्वी माना जाता है। इसका जो काल है वो 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल ने अपने समकालीन चेर और अपने समकालीन पांड्य राजाओं को परास्त किया। जो आजू बाजू के जो शासक थे, जो यहाँ पे हमने देखे, ये चेर और ये पांडे, इन दोनों को इन्होंने पराजित किया। और ये जो श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका, और इस श्रीलंका को भी इन्होंने विजेत कर लिया था, जीत लिया था। इन पांडे और चेर को पराजित किया तथा कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की, सुदृढ़ की। करिकाल ब्राह्मण मतु अनुयायी था, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। इसने इस धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किया। कई बार ना ये क्वेश्चन ज्यादा आप ना अपनी नोट्स बुक में लिख लेना अलग से, कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजा, शैव धर्म को मानने वाले राजा, और बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा, जैन धर्म को मानने वाले राजा। यहां से कई बार क्वेश्चन है ना मिलान करने वाला पूछ लेता है, तो आप मिलान कर पाओ, ताकि वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। करिकाल ने चोलों को तटीय राजधानी पुहार, जिसका आधुनिक नाम क्या है, कावेरी पत्तनम है, कावेरी पत्तनम है, की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया करिकाल ने। तो ये करिकाल ने, इस कावेरी नदी पर बांध किसने बनाया था, करिकाल ने बनवाया था। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति में विशेष रुचि ली। यानी कि अगर आपको यहाँ रहना है, बिजनेस है, तो आप बिजनेस करोगे, उद्योग धंधों पे ध्यान दिया और कृषि पर, ताकि आम जनता को भला हो सके, भरण पोषण हो सके। तो इन्होंने अच्छा खासा काम किया करिकाल ने उद्योग धंधों पर और कृषि पर। उद्योग धंधे और कृषि पर काम करने वाले हैं कौन, करिकाल। और क्या इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया, 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया। उसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब भी खुदवाए। तो यानी कि कृषि के क्षेत्र में काफी, उस समय पर भी कृषि क्षेत्र में काफी योगदान देने वाले शासक हुए हैं, जिनका नाम है करिकाल। किस वंश से हैं ये, हैं पांडे से, ना सॉरी चोल से है। किससे हैं, चोल से ये करिकाल हैं। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पांडे वंश के बारे में। चोलों का पतन क्यों हो जाता है भाई, चोलों का पतन, करिकाल के पश्चात चोलों की शक्ति निर्बल हो जाती है। यानी कि करिकाल है ये सबसे मजबूत शासक होते हैं, इसके बाद जो शासक हुए हैं वो ज्यादा मजबूत नहीं हुए हैं, कमजोर शासक हुए हैं। संगमकालीन चोल शासकों ने 3री 4थी शताब्दी तक शासन किया। 9वीं शताब्दी के मध्य पुनः चोल सत्ता का उत्थान हुआ, विजयालय के नेतृत्व में हुआ था, जो आगे हम फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, जहां पे आप देखते हैं कि राजेंद्र चोल वगैरह, ये जो आपने नाम सुने होंगे, ये आप मध्यकालीन भारत में एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर चलते हैं हम तीसरे शासक की ओर, तीसरे वंश की ओर। तीसरा वंश है यहाँ पे पांडे राज्य। पांडे कहाँ है, ये पांडे जी, ठीक है, पांडे जी। पांडे राज्य का क्षेत्र है कावेरी के दक्षिण में, कावेरी की ये नदी है, इसके दक्षिण में, जिसमें वर्तमान में मदुरै, ये मदुरै रहा आपका, ये आपका मदुरै है, ये आपकी कावेरी नदी है। कावेरी नदी के दक्षिण में वर्तमान में मदुरै और तिरुनेवेली के जिले में और त्रावणकोर के कुछ हिस्से तक इनका शासन हुआ है। पांडे राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनीज, कमेंट करके बताएंगे मेगास्थनीज। अब किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था क्या मेगास्थनीज, बताना कमेंट करके, किसके शासनकाल में भारत आया था। मैं नहीं बताऊंगा कि मौर्य काल में आया था। उसके अनुसार यह राज्य मोतियों के जिले के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज ने बताया कि ये जो क्षेत्र है ये मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। पांडे राज्य की राजधानी मदुरै थी। पांडे राज्य की राजधानी क्या थी, मदुरै थी। करुयूर किसकी थी, चेर की थी। उरेयूर किसकी थी, चोलों की थी। मैप आपके पास है, अच्छे से देख लेना। तो इनका फिर क्या, इनका जो राज के चिन्ह था वो क्या था, इनका राज के चिन्ह एक मछली था जिसका नाम था कार्य। मेगास्थनीज ने पांडे राज्य का उल्लेख मावर नाम से किया है। इनका प्रतीक चिन्ह एक प्रकार की मछली है, कार्म। पांडे राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे नेडियोन हुए हैं, नेडियोन। संगम ग्रंथों के अनुसार नेडियम प्रथम पांडे शासक हुए हैं। संगम जो ग्रंथ है उनके अनुसार नेडियम प्रथम शासक हुए हैं।
उसने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा की कार्रवाई शुरू की, प्रारंभ किया। समुद्र पूजा को प्रारंभ करने का काम सबसे पहले कौन करते हैं? पांडे करते हैं समुद्र पूजा की। और कौन करते हैं? नेडियोन करते हैं इनकी पूजा प्रारंभ, समुद्र पूजा नेडियोन प्रारंभ करते हैं। फिर जिसका नाम आता है शासक का, वो नाम आता है नेडुजेलियन। ठीक है, ध्यान रखना, नेडुजेलियन क्या करते हैं? पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न और महत्वपूर्ण शासक नेडुजेलियन, जिनका समय लगभग 210 ईस्वी पूर्व था। नक्कोरर एवं मामुंडी मरुदन जैसे प्रसिद्ध कवियों ने नेडुजेलियन पर कविताएं लिखी। ये जो कवि हैं, एक नक्कोरर और नंबर 2 पे है मामुंडी मरुदन। ये जो कवि, इन्होंने नेडुजेलियन पर कविताएं लिखी जो पतुपात्र में संकलित हैं। कहां पे है? पतुपात्र में जो संकलित हैं। मधुर काजी नामक एक रचना जो मदुरा और पांड्यों से संबंधित थी, इसमें नेडुजेलियन ने कुशल शासक बताया है, नेडुजेलियन को कुशल शासक बताया है। किसमें? यह रचना है मधुर काजी। नेडुजेलियन ने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया। अपने 2 पड़ोसी राजा कौन से थे? 3 ही तो खुद थे ये, चेर, चोल, पांडे। तो इसका मतलब चेर और चोल को हराया है और 5 सामंतों को हराया। नेडुजेलियन ने चेर राजा से, यानी कि हाथी की आंख वाला राजा बोलते थे जिनको, हाथी की आंख वाला को भी पराजित कर और उनको बंदी कर, यानी कि कैद कर लिया। संगम ग्रंथों के अनुसार नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। इससे आगे चलते हैं। नेडुजेलियन ने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया वैदिक धर्म को। बहुत से यज्ञ भी किए हैं और बहुत से यज्ञ भी इन्होंने करवाए नेडुजेलियन ने। माना जाता है कि शिल्पादिकारम की रचना इसी के काल में हुई, जब उसने निर्दोष कोलन को चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा दे दी। एक कैंडिडेट हैं जो निर्दोष हैं, चोरी के इल्जाम में इनको फांसी की सजा दी जाती है और उसी समय पे रचना करते हैं शिल्पादिकारम। पांड्यों की राजधानी मदुरै नेडुजेलियन के काल में सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप का एक केंद्र थी। पांड्यों के शासनकाल में ये, यानी कि सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनी हुई थी। नेडुजेलियन के पश्चात पांड्य राज्य का इतिहास अंधकारपूर्ण हो जाता है, यानी कि गर्त में चला जाता है। कोई मजबूत शासक नहीं होता उसके बाद, और मजबूत शासक नहीं होगा तो सत्ता तो गिरेगी, दूसरा कोई ना कोई शासक आएगा, उस वंश से आएगा, नहीं तो दूसरे से आएगा। उस वंश के शासक अगर मजबूत नहीं है तो उससे अगले वंश के आ जाएंगे। फिर 7वीं शताब्दी में पांड्य सत्ता का फिर एक बार उत्थान होता है, जो कि हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। और फिर देखते हैं नल्ली केवकोडम संगम युग का अंतिम शासक है। अंतिम कौन है? ये अंतिम है भाई, ये शासक अंतिम है आपका नल्लिकोडन संगम युग का अंतिम शासक है। इसके जो आगे हम पढ़ेंगे संगम साहित्य पढ़ेंगे, और संगम साहित्य के बाद हम संगम के जो अर्थव्यवस्था कैसी है, वहां की आम जनता के बारे में, मतलब जितने भी आपको वहां से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, उसकी कहानी जो आपको समझनी है। कृषि व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, तो ये हम पढ़ेंगे। क्लास अभी आपकी कंटिन्यू है, जारी है, आगे तक एक लेक्चर आपका और रहेगा इसके ऊपर। इसके बाद हम फिर थोड़ा सा छोटे जो शासक हुए हैं उनके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा वहां पढ़ना नहीं है, छोटे छोटे राज्य और भी हुए हैं तो उनके बारे में पढ़ते हुए हम फिर चलेंगे मध्यकालीन भारत की ओर। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में आपने देखा कि ये कुछ कंटेंट इस प्रकार का था, और मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें, 1-2 बार रिवाइज करें। रिवाइज के बाद आपको काफी फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। और जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करें। हो सकता है किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की हेल्प हो सके आपके हाथ से, तो आप शेयर जरूर किया करें।
वीडियो को भी शेयर करें और पीडीएफ को शेयर बिल्कुल करें, बिल्कुल से बिल्कुल करें आप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।